नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र का प्रश्न बैंक पूरा सॉल्व करेंगे जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए है। त्रैमासिक परीक्षा पूरी इसी से आनी है। इसके पहले हम हिंदी का भी प्रश्न बैंक सॉल्व कर चुके हैं, उसका भी आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किस अध्याय से कितना आना है। ये सभी प्रश्नों को हल करेंगे, सभी के ऑब्जेक्टिव, सभी के महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अध्याय दिया हुआ है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न दिया हुआ है आधुनिक अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन है। कौन है दोस्तों? रॉबिन्सन है। दूसरा है जब आप वस्तु को क्रय करते हैं तब आप निम्न में से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? उपभोक्ता कहलाते हैं आप। सभी आर्थिक समस्याओं की जड़ क्या कहलाती है? तो संसाधनों की दुर्बलता। चलिए आगे चलते हैं। चौथा दिया हुआ है निम्न में से कौन सा एक गैर आर्थिक क्रिया है। गैर आर्थिक क्रिया कौन सी है दोस्तों? तो बताइए। सी कौन सी? पिता द्वारा अपने पुत्र का पार्क में भ्रमण। पांचवा दिया देश में उत्पाद से प्राप्त कुल आय कहलाती है। कुल आय क्या कहलाती है दोस्तों? सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी कहलाती है। चलिए छठवां दिया हुआ है मात्रक अंकों का उदाहरण है। क्या है उदाहरण? बताइए। तो इसका उदाहरण है छात्रों की ऊंचाई मात्रात्मक होती है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाओं की विशेषता लिखिए। उत्पाद किसे कहते हैं समझाइए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है अध्याय 2 आंकड़ों का संग्रह। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली जनगणना निम्न में से किस वर्ष में की गई थी? किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो पहली बार 1951 में की गई। कब की गई थी दोस्तों? 1951 में की गई थी। चलिए उसके बाद भारत में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है? तो 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है। वह व्यक्ति जो किसी शोध हेतु आंकड़े एकत्रित करता है क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है गणनाकार या अर्थशास्त्री भी जिसे बोलते हैं। चलिए आगे चलिए। दिया भारत में पहली जनगणना निम्न वर्ष में की गई थी। अभी मैं आपको बता चुका हूँ भारत में पहली बार कब की गई थी? तो 1881 में की गई थी। निम्न में से कौन सा एक द्वितीय आंकड़ों का स्रोत नहीं है? विद्यालयीय छात्रों से प्राप्त पूछताछ द्वारा जानकारी जुटाना। चलिए इसके रिक्त स्थानों को करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त जानकारी के आंकड़े क्या कहलाते हैं? प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? पहला प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। दूसरा दिया प्रश्नावली। तो प्रश्नावली सर्वेक्षण सर्वाधिक प्रचलित संसाधन होता है। क्या होता है? सर्वाधिक प्रचलित संसाधन होता है। तीसरा दिया है वह सर्वेक्षण जिसके अंतर्गत जनसंख्या के सभी तत्व शामिल होते हैं। क्या कहलाता है? जनगणना विधि कहलाती। क्या कहलाती? जनगणना विधि। शोधकर्ता द्वारा संग्रहित किए गए आंकड़े क्या कहलाते हैं? प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। किसी दूसरी संस्था द्वारा संग्रहित व संशोधित आंकड़े क्या कहलाते हैं? द्वितीय आंकड़े कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है सही जोड़ी बनाइए। पहला दिया है जनसांख्यिकीय अभिलेख। जनसांख्यिकीय अभिलेख क्या होता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। यक्षादित प्रतिचयन क्या कहलाता है? ई प्रतिदर्शन। समष्टि में क्या आ जाएगा दोस्तों? समष्टि में आ जाएगा सरकारी रिपोर्ट नहीं दोस्तों, अध्ययन क्षेत्र की समस्त इकाइयां आ जाएंगी। उसके बाद आंकड़ा संबंधी एक विधि है। आंकड़ा संबंधी एक विधि क्या? डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना। द्वितीय आंकड़े का स्रोत क्या कहला जाता है? सरकारी रिपोर्ट कहला जाती है। चलिए एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर है एक विधि जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से सूचना एकत्रित की जाती है क्या कहलाती है? सर्वेक्षण विधि कहलाती है। कौन सी? सर्वेक्षण विधि। प्रश्नावली की पूर्व परीक्षा किसे कहते हैं? तो पूर्व परीक्षण को कहते हैं। भारत में पिछली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? 2011 में हुई थी दोस्तों पिछली बार। शोधकर्ता गणनाकार द्वारा स्वयं पूछताछ कर आंकड़े एकत्रित करते हैं तो यह किस प्रकार के समक हैं? तो ये प्राथमिक समक कहलाते हैं दोस्तों। अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी मदों इकाइयों की क्षमता कहलाती है, समष्टि कहलाती है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है दोस्तों। तीसरा अध्याय दिया आंकड़ों का संगठन।
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न दिया हुआ है, अपरिष्ट आंकड़ों को वर्गीकृत करने का उद्देश्य है इन्हें सरल और सुगम बनाना। क्या है? सरल और सुगम करना है। आंकड़ों को समय के आधार पर कालक्रम अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। कालक्रम अनुसार भौगोलिक स्थितियों के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण स्थानीय वर्गीकरण कहलाता है। सतत चर कोई भी क्या होता है? कोई भी मान हो सकता है। क्या है? निश्चित मान। चर केवल निश्चित मान हो सकते हैं। ठीक है, सत्यासत्य की ओर चलते हैं। पहला दिया, किसी कक्षा में छात्रों की संख्या सतत चर का एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है? तो दोस्तों हाँ, उदाहरण है। उसके बाद दिया, ऊंचाई भार के आधार पर वर्गीकरण मात्रात्मक वर्गीकरण कहलाता है दोस्तों। उसके बाद पहला देखिए क्या है, किसी कक्षा में छात्रों का संख्या सतत चर, इसका उदाहरण नहीं है। दूसरा है। तीसरा है, आंकड़ों का तिमाही, छमाही, वार्षिक आधार पर वर्गीकरण स्थानीय वर्गीकरण कहलाता है। तो नहीं कहलाता दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, परिष्कृत आंकड़ों को एक मात्रात्मक चर से वर्गीकृत करने के लिए बारंबारता वितरण सहायक होते हैं। कहाँ होते हैं? अपरिष्कृत आंकड़ों में कोई एक प्रक्षण कितनी बार प्रकट होता है? प्रक्षण की बारंबारता होती है। तो होती है दोस्तों। चलिए सही जोड़ी करते हैं। सही जोड़ी में दिया है बारंबारता वक्र। पहला दिया हुआ है बारंबारता वक्र, तो बारंबारता वितरण दर्शाता है। दूसरा दिया छात्र की आयु, तो क्या कहलाता है? मात्रात्मक वर्गीकरण कहलाता है। विभक्त चरों का वर्गीकरण क्या कहलाता है दोस्तों? तो बारंबारता सारणी कहलाती है। सतत चर कहलाता है कोई भी संख्यात्मक मान। विभक्त में निश्चित मान कहलाता है। एक वाक्य में उत्तर देख लीजिए। विभक्त चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण क्या कहलाता है? बारंबारता सारणी कहलाती है। दो चरों की बारंबारता वितरण को क्या कहते हैं दोस्तों? सह बारंबारता वितरण कहते हैं। परास का अर्थ क्या है? सर्वाधिक व न्यूनतम का बीच का अंतर। सतत चर का एक उदाहरण बताइए। तो ऊंचाई पर तापमान को देखना। विभक्त चर का एक उदाहरण क्या है? तो अपने परिवार के बच्चों की संख्या, स्कूल के बच्चों की संख्या, ये कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है चौथा अध्याय, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। इसमें दिया है दंड आरेख। क्या दिया है? दंड आरेख। दंड आरेख क्या होता है? एक विमीय आरेख होता है। क्या होता है? एक विमीय आरेख होता है। दूसरा दिया है, जब आंकड़ों का विवरण पाठ में ही दिया जाता है, इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण कहलाता है सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ, राष्ट्र के आधार पर वर्गीकरण। राष्ट्र के आधार पर वर्गीकरण क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है गुणात्मक वर्गीकरण। निम्न में से कौन सा एक सारणी की विषय वस्तु की व्याख्या करता है? कौन व्याख्या करता है? तो टिप्पणी व्याख्या करती है। वृत्तीय आरेख निम्न में से किस आरेख की श्रेणी में आता है? कौन से आरेख की श्रेणी में आता है? ज्यामितीय आरेख की श्रेणी में आता है। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति देखते हैं। पहला दिया है, को संचाई बारंबारता वक्र के नाम से जाना जाता है। किसको? कोजिव को। दूसरा दिया है, आयत चित्र एक आरेखीय है। क्या है? आरेखीय। वृत्तीय आरेख में वृत्त को 360 डिग्री बराबर भागों में बांटा जाता है। वृत्तीय आरेख क्या है? एक ज्यामितीय आरेख है। सारणी के मुख्य भाग में वास्तविक आंकड़े होते हैं। किसमें? मुख्य भाग में वास्तविक आंकड़े होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सत्य देख लेते हैं। पहले दिया, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण में आंकड़ों को पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो किया जाता है। आयु के आधार पर वर्गीकरण गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है, नहीं मात्रात्मक कहलाता है। स्थायी वर्गीकरण का आधार समय है, तो गलत है दोस्तों। यदि किसी सारणी की संख्या उसकी पहचान के लिए सर्वाधिक होती है तो होती है। पांचवा दिया, टिप्पणी किसी सारणी का अंतिम अंग होता है। सही जोड़ी देख लीजिए। दंड आरेख का एक रूप है। दंड आरेख का एक रूप क्या है? घटित दंड आरेख। आयतन चित्र क्या कहलाता है? आयतन चित्र बारंबारता आरेख। अंक गणितीय रेखीय चित्र क्या कहलाता है? कालखंड दर्शाता है। सारणी का एक अंग क्या है? पंक्ति शीर्षक। राष्ट्रीयता के आधार पर वर्गीकरण गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। चलिए एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। एक वाक्य में उत्तर दिया हुआ है, जब वर्गीकरण का आधार स्थान हो तो इसे क्या कहते हैं? स्थान हो तो स्थानीय वर्गीकरण कहते हैं। आयत चित्र किन चरों के लिए बनाए जाते हैं? तो वर्गीकरण गुणात्मक और मात्रात्मक के लिए बनाए जाते हैं। तीसरा दिया, आंकड़े मात्रा में कम हो तो किस प्रकार का प्रस्तुतिकरण बेहतर होता है? पाठ्य
प्रस्तुतीकरण होता है। चौथा दिया अधिक आंकड़े के लिए किस प्रकार का प्रस्तुतीकरण सहायक होता है, तो सारणीबद्ध तरीके से आंकड़ा किया जाए। चलिए आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप देख लीजिए। इसके बाद आगे अध्याय आएगा आपका 5वां, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। पहला दिया गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त औसत क्या है, तो इसका बहुलक। चरम मदों की उपस्थिति में कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो कौन सा होता है, समांतर माध्य। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा दिया हुआ है 5, 10, 12, 15, 18 का औसत कितना होगा दोस्तों, इसका औसत होगा 12। समांतर मध्य में मदों के विचरण का योग सदा क्या रहता है, 0 के बराबर होता है। शतमक किसी वितरण को निम्न भागों में बांटता है, किन भागों में, 100 भागों में बांटता है दोस्तों। चलिए रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो रिक्त स्थान में दिया वे माप जो आंकड़ों को 4 भागों में बांटते हैं क्या कहलाते हैं, बताइए, चतुर्थक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चतुर्थक। दूसरा दिया है श्रृंखला में सबसे अधिक बार दोहराया जाता है, क्या, बहुलक। बहुलक को दोहराया जाता है। उसके बाद दिया वितरण का केंद्रीय मान औसत कहलाता है। उसके बाद दिया माध्यिका सदैव समांतर मध्य और बहुलक के क्या होती है, समांतर होती है। 5वां दिया समांतर मध्य के मदों के विचलनों का योग सदैव क्या होता है, 0 होता है दोस्तों। चलिए सत्यासत्य देख लेते हैं। सत्यासत्य दिया हुआ है, पहला, चतुर्थक मानों के कुल समुच्चय को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। उसके बाद दिया हुआ है श्रृंखला की तुलना के लिए मात्र औसत की पर्याप्त नहीं होता है, सही है। समांतर माध्य एक एस्थेटिक मूल्य है, गलत है। चौथा दिया माध्यिका चरम प्रेक्षकों द्वारा अनुचित रूप से प्रभावित की जाती है, तो ये एकदम जो है गलत है दोस्तों। समांतर मध्य एक एस्थेटिक मूल्य है दोस्तों, ये सही है, ये गलत है। 5वां है उचित चतुर्थक शीर्ष 25% मदों का निम्नतम मान है, तो है। चलिए सही जोड़ी कर लेते हैं। चल देखिए बहुलक, तो बहुलक को देखिए, बहुलक में क्या आ जाएगा, MO। उसके बाद समांतर मध्य में आ जाएगा X। उसके बाद शतक में क्या आ जाएगा दोस्तों, P। उसके बाद निम्न चतुर्थक क्या आ जाएगा, निम्न चतुर्थक QA। उसके बाद उच्च चतुर्थक Q3। एक वाक्य में उत्तर देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, समांतर माध्य के मदों के विचरणों का योग सदैव हमेशा 0 रहता है। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा x/n। उसके बाद दिया है तीसरा, औसत माध्य किनके द्वारा प्रभावित होते हैं, तो किनके द्वारा, चरम प्रेक्षणों के माध्यम से प्रभावित होते हैं। चौथा दिया है माध्यिका वितरण को कितने भागों में बांटा जाता है, तो 2 भागों में बांटा जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है अध्याय दूसरा दिया हुआ है बुक 2 भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, अध्याय 1, सही विकल्प। तो मलमल का क्या अर्थ होता है, मलमल एक विशेष प्रकार की सूती कपड़ा कहलाता है। मलमल का उत्पाद क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों, तो ढाका कहलाता है। 17वीं शताब्दी में भारत की कृषि की स्थिति का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है, तो फ्रांसीसी यात्री बर्नी यार ने किया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1907 में की गई थी। भारत में पहली रेल इन दोनों स्थानों पर चलाई गई थी, तो मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न दिया हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। पहला दिया हुआ है भारत में योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की गई थी, तो 1950 में की गई थी। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, तो 1992 में लागू की गई थी। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें बाजार मांग पर पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर करता है क्या कहलाता है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहलाती है। उसके बाद यह मिश्रण अर्थव्यवस्थाओं में क्या होता है, बाजार योग अधिशेष क्या होता है, बाजार क्या होता है मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में, देखते जाइए क्या होता है दोस्तों, इसमें आ जाएगा, क्या हो जाएगा, भारत और बाजार का एक साथ कार्य करना। 5वां दिया निम्न में से किस योजना का मॉडल पीसी महालिवोनियस ने दिया है, कौन सा दिया है दोस्तों, तो इसमें दिया हुआ है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे चलते रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी आंतरिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद का बाजार मूल्य क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये कहलाता है GDP, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। दूसरा दिया भारत में हरित क्रांति कब आई थी, 1960 में आई थी। स्वतंत्रता के समय देश की क्या थी, 72%
जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी। किसानों द्वारा उत्पाद का बाजार में बेचा गया अंश क्या कहलाता है? बाजार योग अधिशेष। उसके बाद औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 में अंगीकृत की गई थी। चलिए सत्य सत्य देख लेते हैं। सत्य सत्य में दिया हुआ है कार्य समिति लघु उद्योग समिति 1955 में लागू की गई थी, सही है। हरित क्रांति के दौरान तिलहन के उत्पादन में वृद्धि होती है, गलत है। कोटा आयाता वस्तुओं पर लगाया जाता है, तो गलत है। चौथा दिया हरित क्रांति के दौरान HYV बीजों का प्रयोग किया जाता है, सही है। PC महालवेन द्वारा कोलकाता में सांख्यिकी खोला गया है, तो सही है। सही जोड़ी देख लेते हैं दोस्तों। सही जोड़ी दी है हरित क्रांति। हरित क्रांति में क्या जाएगा? क्या जाएगा? गेहूं और चावल। हरित क्रांति में गेहूं और चावल है। नई आर्थिक नीति कौन लाया था? तो 1991 में आई थी। तो कोटा में क्या होता है? आयात कर वस्तुओं को निर्देश दिशा। उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उत्पादों के संसाधनों का समाजवाद पर अर्थ पड़ता है। चलिए एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। पंचवर्षीय योजना का एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है बताइए? तो देश की आर्थिक विकास दर को बढ़ाना। दूसरा दिया सेवा क्षेत्र का एक उदाहरण है। क्या? बैंकिंग, शिक्षा और परिवहन। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री है। उत्पाद कार्यों के लिए सरकार द्वारा मौद्रिक सहायता क्या कहलाती है? तो सब्सिडी कहलाती है। आयातों की प्रतिस्पर्धा का प्रभाव किस पर पड़ता है? घरेलू उत्पादों पर पड़ता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है अध्याय 3। इसमें दिया उदारीकरण, निजीकरण, वैश्विक। तो इसमें पहला दिया है भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष कब लागू की गई थी? 1991 में लागू की गई थी। उसके बाद भारत में वित्तीय क्षेत्र का विनियमन RBI करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कर व्यक्तियों पर लगाया जाता है। कौन सा कर लगाया जाता है? प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है दोस्तों। चौथा दिया किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्थायित्व का सरकार द्वारा त्याग जो है विनिवेश किया जाता है। उसके बाद ये किसी अर्थव्यवस्था का विश्व स्तर के साथ एकीकरण कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है, वैश्वीकरण कहलाता है। चलिए सत्य सत्य देख लेते हैं। सत्य सत्य में दिया हुआ है विश्व बाजार संगठन WTO का गठन 1991 में किया गया था, गलत है दोस्तों। सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीति को सामूहिक रूप से राजकोषीय नीति कहा जाता है, तो कहा जाता है किसी दूसरे देश की तुलना में घरेलू मुद्रा का मूल्य कम तथा मौद्रिक मूल्य कहलाता है, तो कहलाता है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड लघु उद्योग कंपनी कहलाती हैं दोस्तों, तो नहीं। टाटा स्टील एक निजी कंपनी है, तो निजी कंपनी है दोस्तों। चलिए सही जोड़ी बना लेते हैं। सही जोड़ी में दिया हुआ है औद्योगिक क्षेत्र का विनिमय। औद्योगिक क्षेत्र का विनिमय किससे होता है बताइए? तो औद्योगिक क्षेत्र का विनिमय जो होता है वो होता है औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था से। वस्तु एवं सेवा क्या है? वस्तु एवं सेवा राष्ट्रीय और टैक्स बाजार। महारत्न कंपनी कौन सी कहलाती हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नवरत्न कंपनी के हिंदुस्तान एरो लिमिटेड। उसके बाद है बाह्य प्राण कहलाता है कंपनी द्वारा बाहरी स्रोतों से सेवा प्राप्त करना। चलिए एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। विनिवेश किसे कहते हैं? विनिवेश कहलाता है सार्वजनिक उपक्रमों की स्वामित्व साझेदारी के बाद काम करना। दूसरा दिया अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण दीजिए, तो GST एक अप्रत्यक्ष कर लगता है दोस्तों। उसके बाद प्रत्यक्ष कर का उदाहरण दीजिए, तो आयकर इनकम टैक्स लगता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का नाम क्या है? तो इसका नाम है WB, मतलब होता है वर्ल्ड बैंक। नई अर्थव्यवस्था नीति के स्थायित्व का उपाय क्या है? मौद्रिक अवमूल्यन। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।